जय हिंद साथियों मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी और आज आपके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। जी हां साथियों, आपको पता है मार्केटिंग का दौर है और बहुत सारे लोग हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्री आपके लिए टेस्ट सीरीज रहेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मैं टॉप जो 50 क्वेश्चन, यहाँ 50 से 52 क्वेश्चन इसमें लिए हैं मैंने। और दोस्तों आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, जो क्रीम क्वेश्चन है, उन सभी को मैंने इस वीडियो में समाहित कर दिया है। इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से देखें। और निश्चित रूप से दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे इस अधिनियम से अगर 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन इसी वीडियो से डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और ये वीडियो आप देखने के बाद आपको पता चलेगा वास्तविक में। तो अगर आपको देखने के बाद अगर लगे कि हाँ निश्चित रूप से मैंने मेहनत करी है, दोस्तों 8 से 10 घंटे की मेहनत करी इस वीडियो के लिए, बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। और जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृत किया गया। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर 20 अप्रैल 1973। और दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप ये जो 50 या 52 क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप पहले अपने मन से लगाएं। मैं थोड़ी गैप रखूँगा, मन से लगाना और बाद में आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे ये पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हो रही है। और आप ये भी पता चल जाएगा प्रतिस्पर्धा, जो आप दूसरे जो आपके स्टूडेंट है, दूसरे साथी है, वो भी कमेंट करके बताएंगे कि भैया मेरे 52 में से 50 सही है, या 52 में से 10 सही है, 52 में से 30 सही है। जितने भी वो बताएंगे तो इससे अंदाजा लग जाएगा कंपटीशन कितना क्या है और आप किस जगह हैं, आप कितने गहरे पानी में हैं, ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप भी लगाएं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृत किया गया। तो दोस्तों ये स्वीकृत किया गया 20 अप्रैल 1973 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगर ये आपका सही है तो बिल्कुल सही है। अगला है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम जो है आपका 1973, ये कब लागू हुआ। दोस्तों राज्यपाल द्वारा तो 20 अप्रैल 1973 को स्वीकृत हो गया था, लेकिन दोस्तों अगर लागू कब हुआ तो दोस्तों आपको बता दूं मैं 23 अप्रैल 1973 को जो दोस्तों ये लागू हुआ है। वो दोस्तों अगर इसकी जगह ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश गजट में प्रथम बार प्रकाशित कब हुआ, तो दोस्तों वो 23 अप्रैल 1973 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है सामने। ध्यान से देखेंगे कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में कुल कितने अध्याय और धाराएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कितने अध्याय और धाराएं आप अपने मन में लगा लें, फिर मैं लगा रहा हूं आपका यहाँ पर आंसर। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि इस अधिनियम में कितने 12 धाराएं और 69 आप नहीं 12 अध्याय और 69 धाराएं हैं। ठीक है, 12 अध्याय हैं दोस्तों और 69 धाराएं हैं। ध्यान से देख लेंगे, पहला वाला ऑप्शन 12 अध्याय है और 69 धाराएं हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आपका ये क्वेश्चन होने के बाद में अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है साथियों, चौथा क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मन में लगा लेंगे क्वेश्चन का आंसर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप 4 लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो 4 अनुसूचियां हैं। कितनी धाराएं हैं, तो 69 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं, तो 12 अध्याय हैं। ठीक है, फिर बात करें अपन ये जो है कब लागू हुआ, तो 23 अप्रैल 1973 को लागू हुआ। और दोस्तों अगली बात करते हैं कि ये जो है राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो 20 अप्रैल 1973 किया गया। दोस्तों कोशिश करना आप हाथों हाथ याद भी कर लो, बाद में फिर ये मत करना। ठीक है, हाथों हाथ याद हो जाए ये बिल्कुल कोशिश करना। अगला है 5वां क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 भारत गणराज्य के कौन से वर्ष विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आप मन में लगा लें क्वेश्चन। और इसका आंसर जो है 24वें वर्ष। कौन से वर्ष, 24वें वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ अगर आप गिनने बैठेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, 1950 से आप गिनेंगे तो इससे अच्छा रहे दोस्तों का आप क्या याद रखेंगे कि 1973 है, तो आप देखेंगे दोस्तों 23 हो रहा है। 50 से अगर 73 जो है देखेंगे तो 50 से 73 कितने ज़्यादा है, 23 ज़्यादा, उसमें 1 मिला दें आप तो 24 हो जाएगा। तो 24वें वर्ष आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि 24वें वर्ष में क्या हुआ था दोस्तों, अधिनियमित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का 5वां अध्याय है। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से 5वां अध्याय कौन सा है, विश्वविद्यालय है या विश्वविद्यालय के अधिकारी है या अंकेक्षण है या वित्त है। तो साथियों आपको बता दो, आप मन में पहले सोच लेंगे कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ आंसर है आपका वित्त 5वां है। ठीक है दोस्तों, और अंकेक्षण की बात करें दोस्तों तो अंकेक्षण आपका कौन सा अध्याय है, 8वां अध्याय है। ठीक है, और विश्वविद्यालय के अधिकारी की बात करें साथियों तो आपको पता है विश्वविद्यालय के अधिकारी जो है ये आपका अध्याय 3 है और विश्वविद्यालय के जो प्राधिकारी वो अध्याय 4 है। और दोस्तों यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात करें तो दोस्तों आपके दूसरे अध्याय में, यानी कि यहाँ अगर आपका आंसर क्या है, वित्त है 5वां अध्याय, तो बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आप पूरा डिस्कस भी सुनिए साथ में, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन। और आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर गलती होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया 7-8 घंटे से बिल्कुल पूरा मटेरियल इकट्ठा किया है, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से देखा है, उसके बाद तैयार करें हैं। और बिल्कुल यहाँ पर सटीक आपको आंसर जो मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा। फिर भी अगर कोई गलती होती है तो आपको मैं वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे में कमेंट बॉक्स में आपको है ना कमेंट कर दूंगा, तो आप ध्यान से बात देख लेंगे। और अगर ऐसा कोई अगर आपको लगे आंसर का कहीं त्रुटि है तो आप भी कमेंट करके बता दें, लेकिन आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं तो साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश, ये छठा हो चुका है आपका। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालय कौन सा अध्याय है? विश्वविद्यालय जो है दोस्तों ये कौन सा अध्याय, अभी बताया दोस्तों, मैंने अभी बताया कौन सा अध्याय है, दूसरा अध्याय है। ठीक है, दूसरा अध्याय याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मैंने लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लिए, आप ध्यान से सुन ले। अगला है 8वां, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रावधान किस अध्याय में है? साथियों आपको पता है 12 अध्याय हैं, और 12 अध्याय के सबसे लास्ट वाले में अतिरिक्त प्रावधान है। आप पहले मन में लगा ले क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं आंसर बोलूँ तो फिर अपना चेक करें कि आपका सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 8वें के बाद में फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये 12वें में अतिरिक्त प्रावधान दिए गए हैं। फिर दोस्तों अगला है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विद्यार्थी परामर्श समिति किस अध्याय में है? जो विद्यार्थी परामर्श समिति है साथियों किस अध्याय में? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आप आंसर लगाएंगे ये 11वें में। ठीक है, 11वें में, 1 पे 1 11, ये है विद्यार्थी परामर्श समिति। ठीक है दोस्तों, तो ये 11वें अध्याय में है। ठीक है, और ये धारा अगर पूछे तो 54 धारा है। धारा नंबर कौन सा है? धारा नंबर 54 में है विद्यार्थी परामर्श समिति। लेकिन अगर अध्याय की बात करें तो अध्याय कौन सा है? 11वां, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, आप मन में लगा लेंगे आंसर इसका। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्राधिकारी कौन सा अध्याय है? विश्वविद्यालय के जो प्राधिकारी, अभी बताया दोस्तों मैंने कि अध्याय जो 3 है आपका वो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, और विश्वविद्यालय के जो प्राधिकारी है वो अध्याय कौन से में है? 4 में है, बिल्कुल सही 4 में। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। साथियों 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिकारी कौन सा अध्याय है? विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो कौन सा अध्याय है? अभी बताया प्राधिकारी का कौन सा था, प्राधिकारी का जो दोस्तों आप चौथा था, और अधिकारी का जो है यहाँ पर तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा होगा, बिल्कुल ध्यान से देख लें दोस्तों, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिकारी, तो अधिकारी कौन सा है? तीसरा है। और जो प्राधिकारी इससे पहले का जो था उसका कौन सा है? उसका आपका चौथा हो जाएगा। प्राधिकारी कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देख लेंगे, प्राधिकारी और अधिकारी में कंफ्यूज मत हो जाना। अधिकारी 3 में है, अगर मैंने गलती से अगर वहाँ कर दिया तो ध्यान रख लेंगे। विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है वो 3 में है, और विश्वविद्यालय के जो प्राधिकारी है वो कौन से में है? 4 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, आपका 11वां क्वेश्चन भी हो चुका है। 12वें क्वेश्चन में आते हैं कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां कौन से अध्याय के अंतर्गत हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों कि विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक पदों पर जो नियुक्तियां हैं, है ना, जो शैक्षणिक पदों पर जो नियुक्तियां होती है वो कौन से अध्याय के अंतर्गत आती है? तो साथियों आपको पता है आजकल के जो विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक पद हो गए हैं, है ना, तो उनमें आप देखेंगे जो नियुक्तियां होती है ना, वो नियुक्तियां किस अध्याय के अंतर्गत होती है? साथियों आपको बता दूं, यहाँ पर 9 याद रखेंगे। कौन सा अध्याय? 9 अध्याय। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां अध्याय 9 के अंतर्गत धारा 49 और 50 के अंतर्गत होती है। अब कैसे याद रखोगे? तो साथियों आपको पता है कि जो शैक्षणिक पद होते हैं वो पढ़ाने के लिए है, लेकिन आपको पता है कि आजकल कॉलेज में जो हैं प्रोफेसर है, आपको लगता है पढ़ाते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर आप देखते हैं, अधिकारी देखते हैं, बहुत सारे तो पढ़ाते भी नहीं है, मतलब सही से। तो 9 ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, आप ज़्यादा उसमें मत जाना, आप सिर्फ याद करने के लिए ध्यान रखेंगे कि 9 जो है यानी कि 9 पढ़ाए नहीं रहे हैं, 9 पढ़ाना। ठीक है, शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां 9। आजकल नियुक्तियां हो रही है क्या? शैक्षणिक पदों पर नहीं हो रही है, 9। ऐसे भी कर सकते हैं आप, याद कैसे भी कर ले, लेकिन याद कर लें अपने हिसाब से आप। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां आजकल हो रही है क्या? नहीं हो रही है, 9। तो 9वां अध्याय हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख लें, बिल्कुल ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है साथियों, अपने हिसाब से ट्रिक बना लें। अगला है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये हो गया है विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां। फिर अगला है आपका 213वां क्वेश्चन है कि समन्वय समिति और केंद्रीय अध्ययन मंडल किस अध्याय के अंतर्गत आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, समन्वय समिति और केंद्रीय अध्ययन मंडल किस अध्याय के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों आपको बता दूं कि समन्वय समिति, केंद्रीय अध्ययन मंडल, परिनियम, अध्यादेश और विनियम, ये सभी साथियों अध्याय कौन से बताओ आप? 6 के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, अध्याय 6 के अंतर्गत आते हैं। कौन से अध्याय के अंतर्गत आते हैं? अध्याय 6 के अंतर्गत आते हैं। अध्याय 6 याद रखना साथियों। ठीक है, अध्याय 6 याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अध्याय 6 ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि समन्वय समिति और केंद्रीय अध्ययन मंडल अध्याय 6 में आते हैं। अगला है
धारा 5 से धारा 10, दोस्तों आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि किस अध्याय में कहाँ से कहाँ तक धाराएं हैं। तो धारा आपको पता है साथियों कि धारा 5 से 10 तक, धारा 5 से 10 तक जो है ये किस अध्याय के अंतर्गत आती है। तो साथियों आपको पता है यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन सही है, विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों, विश्वविद्यालय में धारा 5 से 10 तक आपके आती है। ठीक है, और विश्वविद्यालय के अधिकारी की बात करें साथियों तो आपको पता है विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो धारा 11 से 18 के अंतर्गत आते हैं, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी की बात करें तो धारा 19 से 31 के मध्य आते हैं। बिल्कुल याद होना चाहिए। 14 के बाद में 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, धारा 11 से 18 संबंधित हैं। अब 11 से 18 अभी बताया मैंने कि 11 से 18 किससे, विश्वविद्यालय के अधिकारी संबंधित, किससे, विश्वविद्यालय के अधिकारी से। तो आप यहाँ पर जो आंसर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, विश्वविद्यालय के अधिकारी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, धारा 32-33, सिर्फ 32-33 ये एक ही अध्याय में है। तो आपको बताना है कि 32 और 33 जो हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर वित्त से संबंधित है। ठीक है, आपका 5वां अध्याय में पहले बता चुका हूँ, 5वां अध्याय वित्त से संबंधित, तो इसमें 32-33 जो है आपका आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है आपका धारा 19 से 31, मैं पहले ही बता चुका हूँ, धारा 19 से 31 विश्वविद्यालय के क्या आते हैं, इसमें प्राधिकारी आते हैं। ठीक है, 11 से 18 अधिकारी थे और 19 से 31 आपके प्राधिकारी आते हैं। ठीक है, प्राधिकारी आते हैं। ठीक है दोस्तों साथियों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धारा 47-48, वेरी इंपॉर्टेंट, धारा 47-48 जो कि आपको पता है आपके अध्याय 8 में आते हैं। तो अध्याय 8 कौन सा है आपको पता होगा, और 47-48 जो है धारा ये किस में आती है साथियों, तो ये अंकेक्षण, ठीक है, अंकेक्षण के अंतर्गत आती है धारा 47 और 48। ठीक है, और धारा 47 के अंतर्गत है ना, जो रिपोर्ट देना, और जो 48 है उसमें अंकेक्षण का काम किया जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ धारा 47 और 48 दोनों अंकेक्षण से संबंधित है, जो कि आपका अध्याय कौन सा है, आपका 8वां अध्याय है। ठीक है साथियों, 8वां अध्याय याद रखना। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ सिर्फ ये वीडियो नहीं देखना, मेरी बातें सुनना भी। अगला है विद्यार्थी परामर्श समिति किस धारा के अंतर्गत आती है। साथियों इससे पहले जो क्वेश्चन आया था मैंने उसमें बताया था आपको कि विद्यार्थी परामर्श समिति जो है इसके लिए आप देखेंगे साथियों अध्याय तो 11 है, लेकिन धारा की बात करें तो धारा कौन सी है, पहले ही बताया, बताओ कौन सी है, 54। ठीक है, 54 नंबर की धारा है विद्यार्थी परामर्श समिति। आगे बढ़ते साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, समन्वय समिति किस धारा के अंतर्गत आती है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, समन्वय समिति जो है आपका वो किसके अंतर्गत आती है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना ही चाहिए कि यहाँ पे जो आपको साथियों समन्वय समिति जो है धारा कौन से, धारा 34 के अंतर्गत आती है। अगर आपने 34 लगाया है तो बिल्कुल सही है, धारा 34 के अंतर्गत जो है साथियों आपका समन्वय समिति आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद में 21वां क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत विभिन्न परिभाषाएं किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो साथियों जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, जनरली होता क्या है साथियों के विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम है उनमें धारा 2 में अधिकतर परिभाषाएं दे रखी रहती है, लेकिन साथियों यहाँ पर ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा हटकर है। यहाँ पर धारा 4 में आप देखेंगे कि सभी परिभाषाएं दी गई है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत विभिन्न परिभाषाएं जो दी गई है वो धारा 4 में दी गई है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि धारा 4 इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत जो आप देखेंगे कि धारा 4 का 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 26 जो है, और साथियों 26 बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से, तो साथियों यहाँ से एक आधा क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो धारा 4 में क्या है, परिभाषा है, और धारा 4 के अंतर्गत कहाँ पर कौन सी परिभाषा इसको देखते हैं अपन आगे। तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्ययन बोर्ड की परिभाषा किस धारा में दी गई है। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। तो साथियों आपको बता दो जो अध्ययन बोर्ड है आपका, आप पहले मन में सोच लेंगे कहाँ पर दे रखी है, और फिर मैं बता रहा हूँ 4.1 के अंतर्गत आपके अध्ययन बोर्ड दे रखा है। ठीक है, 4.1 के अंतर्गत आपका क्या दे रखा है, अध्ययन बोर्ड दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत कर्मचारी की परिभाषा। साथियों आप ध्यान रखना, कर्मचारी में कितने 4 यहाँ पर शब्द हैं कर्मचारी। ठीक है, 4.5 मतलब 4 4.5 मत जाना, आप सिंपल से देखना कि कर्मचारी 4 शब्द हैं। तो दोस्तों 4 शब्द है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 के 4 में। ठीक है, 4 के 4 में आपका क्या है, कर्मचारी दे रखा है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत कुलाधिपति की परिभाषा किस धारा में दी गई है। कुलाधिपति की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आप मन में सोचें कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल जो होते हैं उनकी परिभाषा जो है यहाँ पर 4 के कौन से सब सेक्शन में दी गई है। तो साथियों आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 के 7 में कुलाधिपति है, 4 के 7 में कुलाधिपति है। और कंफ्यूज मत होता, कुलपति 4 के 6 में ही दे दिए गए हैं, 4 के 6 में कुलपति है और 4 के 7 में कुलाधिपति है। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल याद रखना, क्योंकि देखो साथियों आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन यही है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत कुलपति की परिभाषा किसमें दी गई है, तो 4 के 6 में। तो साथियों आपको पता ही है ना, तो छठी का दूध याद कौन दिला देते हैं, अपने कुलपति महोदय दिला देते हैं 4 के 6 के अंतर्गत। और जब वो दिला देते हैं तो हमारा 7 कौन देने आते हैं, 7 नंबर पर हमारे कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल महोदय देने आते हैं। तो 4 के 6 में कुलपति ठीक, जो कि छठी का दूध याद दिला रहे हैं, और 4 के 7 में हमारे साथ में कौन है, कुलाधिपति, उनसे बड़ा पद है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 के 7 में कुलाधिपति, 4 के 6 में कुलपति, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ साथियों, आप ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 25 के बाद में 26वां क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत कार्य परिषद की परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कार्य परिषद, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है आपकी, इसकी परिभाषा साथियों आप देखेंगे कि 4 के 5 में है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्य परिषद जो है 4 के 5 में। साथियों आपको पता है जब भी कोई कार्य करते हैं तो ये पांचों उंगलियां मिलकर करती है ना, पांचों उंगलियां या 5 जने मिलकर जब काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे कार्य परिषद, यानी कार्य कब होगा, 4 के 5 में, पांचों लोग मिलकर करेंगे 4 के 5 में, ये याद रखने को बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कार्य परिषद 4 के 5 में है। अगला है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत प्राचार्य की परिभाषा। अब आपको पता है प्राचार्य को आने का समय दिया गया है 10 बजे, लेकिन वो कभी 10 बजे आते हैं क्या, नहीं आते हैं। प्राचार्य जितने भी रहते हैं 10 बजे नहीं आ पाते हैं। मैं मजे के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा कोई इसमें बिल्कुल वो मत ले लेना सीरियसली, लेकिन अपने याद करने के बता रहा हूँ। 4 के 10 में प्राचार्य की परिभाषा दी गई है। इनकी महाविद्यालय का जो प्रधान होगा वो प्राचार्य होगा, ये बताया यहाँ पर। तो दोस्तों कहाँ पर है, 4 के 10 में। तो प्राचार्य टाइम कितने बजे आते हैं, 10 बजे आना चाहिए, पर वो आते कि नहीं आते आपको पता है, ठीक है, 10 बजे आ जाना चाहिए महाविद्यालय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन साथियों कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत महाविद्यालय यानी कि जो कॉलेज आप गए होंगे की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो महाविद्यालय या कॉलेज की परिभाषा किस में, तो साथियों कॉलेज में जो भी जाता है सबकी 12 बजते हैं, बजते कि नहीं बजते हैं, 12 बज जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर 12 बज गए कहाँ पर, कॉलेज में। तो 4 के 12, तो 4 के 12 में क्या है आपका, क्या है साथियों, 4 के 12 में, 4 के 12 में आपका कॉलेज महाविद्यालय 4 के 12 में, और प्राचार्य किस में, 4 के 10 में, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर लो, इसे अगर कनेक्ट करके याद करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, है ना। अगला है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत विद्या परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, विद्या परिषद जो है वो किस धारा में दी गई है। तो साथियों विद्या परिषद आपको पता है ग्रेजुएशन के लिए आपको कितनी कक्षा पढ़नी पड़ती है, 15 कक्षा पढ़नी पड़ती है ना। तो विद्या परिषद यानी कि आप ग्रेजुएट हो गए, यानी कि आपको विद्या ही विद्या मिल गई, तो 4 के 15 में विद्या परिषद याद रख लो। तो साथियों बहुत अच्छा है, विद्या परिषद, ग्रेजुएशन हो गया, इनकी 15वीं क्लास पढ़ लिया आपने, गाँव में बोलते हैं ना, मतलब BSc BA नहीं, आपकी 15वीं हो गई, मतलब 15वीं हो गई नहीं, 4 के 15 इनकी विद्या परिषद, ठीक है। तो याद रखना 4 के 15 में आपका क्या है, अकादमिक परिषद या विद्या परिषद इसे बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत समन्वय समिति की परिभाषा किस धारा में दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, समन्वय समिति। साथियों आपको पता है ना, 26 जनवरी के दिन बड़ा समन्वय होता है ना। भारत में अगर समन्वय आपको यूं ना दिखे, लेकिन 26 जनवरी के दिन समन्वय दिखी जाता है। इसलिए साथियों ध्यान रखना, समन्वय समिति धारा 426 आप कभी भी नहीं भूलोगे। समन्वय करना है 26 जनवरी के दिन, तो 4-6, ठीक है, 26 याद रखेंगे, 26 जनवरी से याद रखना है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, 4 के 26 में ये है। अगला है साथियों विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत सभा यानी कोर्ट की परिभाषा। तो साथियों इससे जस्ट पहले यानी कि आपका 25 वाले में, किसमें, 25, 4 के 25 में क्या है साथियों, सभा या कोर्ट है, ठीक है, सभा या कोर्ट है साथियों, ठीक है, सभा या कोर्ट 4 के 25 वाले में, बिल्कुल याद रखें, 25 सभा या कोर्ट, ठीक है, याद रखें साथियों, बिल्कुल महत्वपूर्ण है साथियों। देखो 4-25 में सभा या कोर्ट हैं, और 4 के जो 5 में कार्य परिषद हैं, और 4 के 15 में ये पूरा जो 5, 15, 25 याद रखना। 5 के अंतर्गत क्या आता है आपका, 5 के अंतर्गत बात करेंगे तो कार्य परिषद आता है, 15 के अंतर्गत बात करेंगे तो क्या, 15 से विद्या परिषद 15वीं पास कर ली, और बात करें अपन 25 में क्या आता है, कोर्ट आता है, और 26 में क्या आता है, 26 जनवरी को समन्वय समिति, ठीक है साथियों। तो 26 में समन्वय समिति, लेकिन साथियों 26 ये यहाँ पर परिभाषा दी गई है, लेकिन अगर समन्वय समिति किस धारा के अंतर्गत आती है तो 34 है, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो 34 धारा में है, लेकिन आपको याद रखना है कि परिभाषा कहाँ पर है, 426 में। आगे बढ़ते हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत संकाय की परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, संकाय। तो साथियों आप सभी को 2-3 संकाय के नाम तो जरूर याद होंगे, ज़्यादा नहीं तो 2-3 संकाय तो आप याद रख लेते हो। तो 2-3 संकाय यानी कि 4 के 23 में 2-3 संकाय आप याद रख लेते हो, ठीक है। संकाय आप जैसे ना कला होती है, आर्ट कला, ये जो साइंस है ना, समाज विज्ञान, इस प्रकार के अलग अलग जो संकाय बांटे गए हैं इस अधिनियम में, ठीक है, 8-10 जो संकाय दे रखे हैं उसमें से आपको 2-3 तो पता होंगे ही सही, तो 4 का 2-3, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख लो। आगे बढ़ते हैं साथियों, आपको ये तरीका कैसा लग रहा है, आपको हाथों हाथ याद करवाने का, आप ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है साथियों, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय के अधिनियम 1973 के तहत स्वशासी महाविद्यालय, ठीक है। जो स्वशासी महाविद्यालय होते हैं ना साथियों, आपको पता है इनके पास एक प्रकार से डबल पावर आ जाता है, क्योंकि इनको बहुत सारे काम में छूट मिल जाती है कि भैया आप जो है अपने फीस का निर्धारण स्वयं कर सकते हो, आप ये काम अपना ये कोर्स स्वयं कर सकते हो, ये कोर्स स्वयं चला सकते हो, यानी बहुत सारे काम ये ना डबल प्रकार से शक्तियाँ मिल जाती हैं इनको, 2 के 2 डबल यानी 2-2, तो 4 के 22 में, बिल्कुल याद रखना, स्वशासी महाविद्यालय 4 के 22 में है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका जो वर्णन जो है परिभाषा 4 के 22 में है। जो महत्वपूर्ण परिभाषा थी मैंने बता दी है साथियों आपको। आगे बढ़ते साथियों कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय जो अधिनियम है 1973, इसका विस्तार कहाँ तक है दोस्तों, संपूर्ण भारत पर है क्या, या जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है, या संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पर है। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे सभी को पता है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिया है। तो साथियों संपूर्ण मध्य प्रदेश पर इसका विस्तार है, आप सभी को पता है, बिल्कुल ये आसानी से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है संक्रमणशील प्रावधान, यानी कि जो अस्थायी जो उपबंध है साथियों, है ना, जो संक्रमणशील प्रावधान या अस्थायी जो उपबंध है वो आप देखेंगे वो किस धारा के अंतर्गत
अंतर्गत दिए गए हैं। तो साथियों आप सभी ध्यान से देख लेंगे जो संक्रमणशील प्रावधान या अस्थायी उपबंध जो है साथियों, ठीक है, तो जो अस्थायी उपबंध साथियों आपके अनुसार कहाँ पर है, लेकिन ध्यान रखें साथियों ये धारा 3 में है। कहाँ पर है, धारा 3 में है। आपको बता दूं साथियों कि इसमें ऐसी बातों को समाहित किया गया था जिसका महत्व तात्कालिक रूप से था, है ना, मतलब सिर्फ उसी समय उसका महत्व था, जैसे कि नया अधिनियम आने के बाद भी पुराने कुलपति का अपने पद पर पदावधि समाप्त होने तक बने रहना। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो संक्रमणशील प्रावधान या अस्थायी उपबंध के अंतर्गत आती हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि संक्रमणशील प्रावधान या अस्थायी जो उपबंध है वो 3 के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है साथियों, ध्यान रखना, धारा 3। आगे बढ़ते हैं, निरसन एवं यथास्थिति, मतलब बहुत सारी चीज़ें निरस्थित कर दी गई और बहुत सारी चीज़ें यथास्थित रखी गई। तो ये किस में है, तो ध्यान रखना साथियों, जो भी 2 नंबर के काम थे, जो भी 2 नंबर के काम थे वो क्या, जो 2 नंबर काम करेगा वो निश्चित हो जाएगा। तो 2 नंबर के काम धारा 2 तो निरसन हो गया। आप देखेंगे जो पुराने अधिनियम थे, इस अधिनियम के आने के बाद जो इससे आप देखेंगे संगत नहीं थे वो निश्चित हो गए, और जो कुछ चीज़ें जो थी उस आगे वाले अधिनियम के जो अनुरूप थी वो सब यथास्थिति में बने रहे। तो साथियों धारा किस में आएगा, ये धारा 2 में आएगा, यानी 2 नंबर वाले हट गए। तो धारा 2 याद रखना, निरसन यानी कि धारा 2। 2 नंबर काम करते हैं उनको हटा ही देते हैं ना, ठीक है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय की शक्तियाँ किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो विश्वविद्यालय की शक्तियाँ साथियों ध्यान रखना, छठी का दूध याद दिला देंगे, यानी धारा का 6, धारा 6 में विश्वविद्यालय की क्या दी गई है, शक्तियाँ दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, धारा 6 में विश्वविद्यालय की शक्तियाँ दी गई है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है विश्वविद्यालय की स्थापना। तो साथियों आपको पता है कि जो आपका जो दूसरा अध्याय है विश्वविद्यालय, जो कि धारा 5 से 10 तक है, तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि धारा 5 जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना है और 6 में शक्तियाँ दी गई है। तो ये यहाँ दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, धारा 5 में स्थापना और 6 में शक्तियाँ, मैं बता चुका हूँ, ठीक है साथियों। अगर स्पीड किसी को ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं यूट्यूब पर, और अगर किसी को आप देखेंगे ज़्यादा लग रही है तो कम कर सकते हैं, और कम लग रही है तो बढ़ा भी सकते हैं, दोनों स्थितियाँ कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं साथियों, विश्वविद्यालय अधिनियम में शिक्षण किस धारा के अंतर्गत। तो साथियों आपको पता ही है विश्वविद्यालय में आजकल शिक्षण हो रहा है क्या, आपको लगता है कि क्लासेस टाइम टू टाइम लग रही है, नहीं लग रहा है, नो, तो नो, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाए, धारा 9। बिल्कुल याद रखना, आसान है साथियों कि विश्वविद्यालय में शिक्षण जो है नहीं हो रहा है आजकल, व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई इसी को ऊपर नहीं ले लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का निरीक्षण किस धारा के अंतर्गत आता है। तो विश्वविद्यालयों का और महाविद्यालयों का जो निरीक्षण है दोस्त साथियों, आपको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का जो निरीक्षण है वो किस धारा में आता है साथियों। तो आपको पता है 10 का दम बताना है आपको, यहाँ पर अपना दम बताकर, 10 का दम बता करके आपको क्या करना है, आपको निरीक्षण करना है। और साथियों आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं कि कुलाधिपति स्वयं या किसी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करवा सकेगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना आप, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और या फिर राज्य सरकार या राज्य शासन के निर्देश पर भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये उक्त कार्य किया जा सकता है, जाँच की जा सकती है। तो धारा 10 बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कौन कराएगा इसमें, कुलाधिपति स्वयं या किसी के द्वारा वो करवा सकते हैं, कुलाधिपति करवाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 10 का दम दिखाएंगे धारा 10 में, यानी कि वो निरीक्षण करने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों में भेदभाव पर प्रतिबंध। साथियों आपको पता है कि भेदभाव जो होता है विश्वविद्यालय में, आप देखेंगे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस प्रकार का, आप देखेंगे कि विधि में, यानी कि विश्वविद्यालय में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या राजनीतिक या नियमों द्वारा किसी प्रकार से आप देखेंगे साथियों, किसी भी विचारधारा के आधार पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से आधार पर, पुनः बता रहा हूँ, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, या राजनीतिक या अन्य विचारधारा के आधार पर भी आप यहाँ पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो ये धारा साथियों कौन सा है, देखो, नहीं कर सकते हो, यानी कि शून्य भेदभाव। शून्य भेदभाव तो शून्य शून्य को 2 बार मिला दो, इस प्रकार से शून्य शून्य को 2 बार मिला दो, कितने बन जाएंगे, 8। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, ये 8। याद रखना, भेदभाव नहीं किया जाता है, किया जाएगा विश्वविद्यालय में, धारा 8। अगला है विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्न में से कौन नहीं है। तो विश्वविद्यालय के अधिकारी अगर आपने पढ़े होंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको बताना कि इसमें से कौन विश्वविद्यालय के अधिकारी नहीं है। तो कुलपति अधिकारी हैं, कुल सचिव हैं, संकाय अध्यक्ष हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी विश्वविद्यालय के अधिकारी नहीं है, ठीक है। आपको पुनः बता रहा हूँ साथियों कि जो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी होते हैं वो कौन कौन होते हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल, फिर उसके बाद कुलपति, ठीक है, फिर कुलाधि सचिव, फिर संकायों के संकाय अध्यक्ष, फिर कुल सचिव, फिर विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष, ठीक है। और आप देखें विश्वविद्यालय की सेवा के अन्य जो अधिकारी हैं सभी इसके क्या होते हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारी होते हैं। आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए साथियों। अगर वीडियो साथियों पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्न में से कौन है। अब आपको बताना है कि प्राधिकारी कौन है। एक अधिकारी होता है और एक होता है प्राधिकारी। तो जो प्राधिकारी में कौन कौन है, तो कुलपति है क्या, या कुल सचिव है क्या, या कुलाधिपति है क्या, या कार्य परिषद है। तो साथियों अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुना हो तो ठीक नहीं, दिक्कत में आ सकते हैं। प्राधिकारी पूछ रहा है तो प्राधिकारी इसमें से कौन है, कार्य परिषद ही प्राधिकारी है। बाकी कुलपति, कुल सचिव, कुलाधिपति ये क्या है, ये तो अधिकारी हैं साथियों, ठीक है। तो अगर आप बात करें साथियों
कि यहाँ पर अगर प्राधिकारी की बात करें तो प्राधिकारी में आपको पता ही होगा सही है ना कि प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, आपकी जो सभा है, कोर्ट है ना, कार्य परिषद है, वित्त समिति है, विद्या परिषद है, संकाय है, अध्ययन बोर्ड है, ठीक है, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड है, और ऐसे अन्य प्राधिकारी जो कि परिनियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएंगे, वो सभी आपके किस में आएंगे, प्राधिकारी में आएंगे साथियों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं साथियों, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय निधि किस धारा के अंतर्गत है। विश्वविद्यालय की जो निधि है साथियों, विश्वविद्यालय की निधि आपको बताना है किस धारा में अंतर्गत आती है साथियों। तो साथियों आपको पता है महीने में अधिकतम दिन कितने हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है 31 के अगले दिन ही अपने सब बजट समाप्त कर देते हैं अपन निधि, इनकी निधि 32 में आएगी। ठीक है, जो तारीख ही नहीं है ना, तो 32 तारीख याद रखना, 32 तारीख विश्वविद्यालय निधि किस धारा के अंतर्गत आती है, यानी कि जो 31 तक होते हैं दिन महीने में, लेकिन उसके बाद है दोस्तों तो धारा 32 में क्या होगा आपका, वित्त आएगा। वित्त से संबंधित, वित्त तो धारा 32 और 33 दोनों में है, वित्त ये अध्याय जो 5वां है आपका वित्त, ये 32 और 33 दोनों है, लेकिन विश्वविद्यालय की जो निधि की बात करेंगे, जो विश्वविद्यालय की जो निधि होगी ना, उस विश्वविद्यालय की जो निधि है वो जो कि विश्वविद्यालय खुद स्थापित करता है, तो साथियों वो कौन सा है, धारा 32 के अंतर्गत होगी, बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, मोस्ट आईएमपी कर लें इसको कि धारा 37 जो है आपकी वो किससे संबंधित है। तो साथियों आप यहाँ पर देखेंगे जो कि धारा 37 है आपका वो अध्यादेश से संबंधित है। किससे संबंधित साथियों, अध्यादेश से संबंधित है। बिल्कुल याद रखिए साथियों कि जो अध्यादेश है वो धारा कौन सा है आपका, धारा 37 है। ठीक है, धारा 37 अध्यादेश है, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, और दोस्तों आपको पता होगा इसी के अंतर्गत यहाँ अध्यादेश के अलावा जो परिनियम है, परिनियम किस में, 35 में, 35 में परिनियम है आपका। ठीक है, और अगर बात करें अपन यहाँ पर विनियम की, तो विनियम 40 में, ये याद रखना 35 और 40 भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा याद रख लेंगे कि 35 आपका किस में, 35 में परिनियम है और 40 में विनियम है, 40 में विनियम है और 35 में परिनियम है और 37 में अध्यादेश है, तीनों आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित धारा है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। विश्वविद्यालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है या वार्षिक प्रतिवेदन है साथियों, तो आपको बता दो साथियों कि ये वार्षिक प्रतिवेदन आप पहले आप लगा लेंगे कौन सा है। तो साथियों आपको पता है देश कब आजाद हुआ था, 1947 में, तो धारा 47 आपका क्या है, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन है। ठीक है, 47 देश को आजाद कब हुआ था, 47 याद रखेंगे 47। तो साथियों आपको बता दूं मैं कि विश्वविद्यालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो कार्य परिषद के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी। ध्यान रखना, विश्वविद्यालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो जो कार्य परिषद है उसके निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी और सभा को ऐसी तारीख को या उससे पूर्व भेजी जाएगी जो कि परिनियम में लिखा हो। ठीक है, मतलब किसको भेजेंगे, देखो आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि कार्य परिषद के निर्देश पर तैयार करेंगे रिपोर्ट। ठीक है, और रिपोर्ट तैयार करके सभा को भेजी जाएगी। ठीक है, जो भी तारीख डिसाइड हो जो परिनियम में उसके अनुसार सभा को भेजी जाएगी और सभा कोर्ट द्वारा, ध्यान रखना, वार्षिक सम्मेलन पर विचार भी किया जाएगा फिर उस पर, और उस पर संकल्प पारित करके फिर आप देखेंगे वापस उसे कार्य परिषद को भेजती है ना। और फिर आप देखेंगे साथियों यहाँ पर कि यहाँ पर जो रिपोर्ट है ना, वो राज्य सरकार को भेजी जाती है फिर वो, और राज्य सरकार फिर उसे कहाँ पर रखती है, विधानसभा के पटल पर रखती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है साथियों, अब ध्यान रखना, कार्य परिषद जो है उसके निर्देश पर आप देखेंगे विश्वविद्यालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो कार्य परिषद के निर्देश पर जो है उसके अधीन तैयार की जाती है फिर। ठीक है, और सभा जो है यहाँ पर है ना, सभा को भेजी जाती है, फिर वहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है, फिर कार्य परिषद को भेजा जाता है, और दोस्तों फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि वो रिपोर्ट जो है साथियों कहीं ना कहीं वापस जो है राज्य सरकार को भेजी जाती है रिपोर्ट, और राज्य सरकार फिर इसको कहाँ पर करती है साथियों, आप देखेंगे वहाँ पर विधानसभा के पटल पर रखवाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, राज्य सरकार रखवाती है और राज्य सरकार को भेजी जाती है रिपोर्ट। ठीक है, हर विश्वविद्यालय से संबंधित। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियाँ किस समिति की सिफारिश पर की जाती है। जो शैक्षणिक पदों पर जो नियुक्तियाँ साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक पदों पर अगर नियुक्तियाँ करना हो है ना, तो वो कौन सी समिति की सिफारिश पर की जाएगी साथियों, ध्यान रखना, प्रवरण समिति, प्रवरण समिति की सिफारिश पर की जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो प्रवरण समिति है इस समिति के सिफारिश पर ही आप देखेंगे नियुक्तियाँ की जाती है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियाँ धारा 49 के अंतर्गत आती है और ये प्रवरण समिति है उसकी सिफारिश पर की जाती है। और ध्यान रखें साथियों, ये जो प्रवरण समिति होती है, प्रवरण समिति जो होती है, इसके अध्यक्ष कुलपति महोदय होते हैं और इसकी गणपूर्ति 3 सदस्यों से होती है। इसकी गणपूर्ति 3 सदस्यों से मिलकर बनती है। और ये जो अध्याय हैं, अध्याय जो साथियों यहाँ पर जो इसमें इस अध्याय कौन सा है, अध्याय आप देखेंगे यहाँ पर जो 49 वाला जो है अध्याय जो है 9वें अध्याय में आता है। ठीक है, 49 में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियाँ की जाती है, अध्याय 9 के अंतर्गत आता है। और ये प्रवरण समिति की सिफारिश पर किया जाता है। इसमें अध्यक्ष कुलपति होते हैं इसके, और गणपूर्ति जो है मतलब कितने कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए उसमें, तो 3 सदस्य जो गणपूर्ति रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, आगे ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने
कि प्रवरण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। अभी मैंने पूछा आपको, वही क्वेश्चन आ गया है कि जो प्रवरण समिति आपकी, प्रवरण समिति इसके अध्यक्ष आपके कौन होते हैं, कुलपति होते हैं। ध्यान रखना, कुलपति होते हैं, कुलाधिपति मत लगा देना। प्रवरण समिति आपको पता है इसी के सिफारिश क्या होता है, विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां की जाती है, अभी बताया मैंने, ठीक है। ये जो कुलपति इसके अध्यक्ष होते हैं और इसकी गणपूर्ति कितनी होती है, 3 सदस्यों पर होती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों पर वित्तीय नियंत्रण अधिकतम कितनी कालावधि तक हो सकता है। तो साथियों आपको पता है, जब आप बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों, यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपातकालीन जो अध्याय 10 है आपका, अध्याय 10 में आपातकाल संबंधी प्रावधान है साथियों। और आपको बता दूं, यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन, वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थितियाँ, ठीक है, आप देखेंगे विश्वविद्यालय की जो वित्तीय स्थिति है ना, वो असुरक्षित हो गई है, या बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस प्रकार में क्या होगा, तो इस समय आप देखेंगे यहाँ पर इस स्थिति में राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी काम आ जाएगा और वो 1 साल के अंतर्गत अपने अंदर रख सकता है। लेकिन साथियों अधिकतम कितना बढ़ा सकता है, वो तो 3 साल तक बढ़ा सकता है। अधिकतम कालावधि 3 साल तक हो सकती है, ठीक है। राज्य सरकार अगर उसको लग जाए कि यहाँ पर दिक्कत है, विश्वविद्यालय सही नहीं चल रहा है, तो वो पहले 1 साल के लिए लेता है और अधिकतम उसे बढ़ा सकता है 3 साल के लिए। तो यहाँ पर अधिकतम पूछा है साथियों 1 साल नहीं, तो यहाँ अधिकतम 3 साल के लिए। तो कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार क्या करेगी, विश्वविद्यालयों पर वित्तीय नियंत्रण कितने अधिकतम समय तक रख सकती है, तो 3 साल तक रख सकती है। ध्यान रखना साथियों, अधिकतम 3 साल तक रख सकती है, 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकती है। लेकिन मिनिमम जो रखी जाती है वो 1 साल आपको पता होना चाहिए। तो 1 साल के लिए वो रखेगी, लेकिन अगर नहीं लगता है तो 3 साल तक अधिकतम रख सकती है। आगे बढ़ते साथियों, प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निर्भरता किस धारा के अंतर्गत है। तो साथियों ये जो है इसका जो आंसर है साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, अभी 1-2 क्वेश्चन अभी ध्यान सुनिए कि प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निर्भरता किस धारा के अंतर्गत आती है साथियों। इसका जो है आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि ये धारा 65 है या 66 है या 68 है या 60 है, किस धारा के अंतर्गत प्राधिकारी का जो सदस्य है उसके होने के लिए निर्भरता मतलब समझ रहे हो, अयोग्य। इसमें आपको बता दूं, मैं इसके बारे में बता दूं कि इसमें क्या बताएगा इस धारा में, कि यदि वो व्यक्ति जो प्राधिकारी का जो सदस्य है उसके लिए निर्भरता क्या होगी, कि यदि वो विकृत चित्त का हो, बहरा हो, मूक हो, किसी सांसर्गिक रोग से पीड़ित हो, या दिवालिया हो, या किसी विधि न्यायालय द्वारा आप देखेंगे कि कारावास से 6 माह तक या इससे कम, 6 माह से कम ना होना चाहिए, दंडित किया गया हो, तो साथियों इस आधार पर उसको क्या निर्धारित यानी कि अयोग्य कर सकते हैं। तो ये किस धारा में बताया गया है ये आप थोड़ा बता देंगे साथियों। फिर आगे बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको हमारी मेहनत और ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। और दोस्तों आज इस श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, कि यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट कब अस्तित्व में आया। वेरी महत्वपूर्ण है साथियों। आपको बता दूं मैं कि जितने भी आपके जो एक्ट लगे हुए हैं इसमें जो 7-8 जो थे, आप देखेंगे कि जब आपका विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 जब आया था, इसके पहले लगभग 8 अधिनियम, कभी संख्या भी पूछ ले कि इसके पहले कितने अधिनियम जो विश्वविद्यालय से संबंधित थे, वो 8 अधिनियम जो थे, है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी से संबंधित जो अधिनियम थे साथियों। तो साथियों यहाँ पर आपको ये बताना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट जो है ना, आपको ये बताना है साथियों यहाँ पर कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो सागर एक्ट है साथियों, है ना, ये कब अस्तित्व में आया। यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट जो है ये कब अस्तित्व में आया आपको ये बताना है साथियों। तो साथियों आपको मैं ये बता दूं कि ये जो एक्ट है आपका, है ना, ये जो एक्ट है आपका 1900, यहाँ पर आप पहले बता देंगे तो ये 1946 जो है आपका, तो बिल्कुल सही है, 1946 में अस्तित्व में आया। अब साथियों मैं आपको सभी को बता दूँ, यहाँ पर मैंने ये पूरी लिस्ट दे दी है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट 1946 में आया। और क्रमांक भी अगर याद रखो तो रख सकते हो, क्रमांक 16 है इसका, ठीक है, 46 6 पे 6 और उधर भी 6 16 है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट 1946 में आया है। और तो कुछ जोड़े से याद रख लो, जैसे कि मध्य भारत विक्रम विश्वविद्यालय, इनकी विक्रम विश्वविद्यालय जो उज्जैन है आपका, और जो जबलपुर यूनिवर्सिटी है, जबलपुर और विक्रम, इन दोनों को साथ में, जबलपुर और उज्जैन इन दोनों को साथ में याद रख लो, 1956 में आया ये। लेकिन ध्यान रखना विक्रम का जो एक क्रमांक है वो 18वां है उस साल का, और ये जो है जबलपुर का कौन सा है, 22वां है। याद रखना क्रमांक 18वां है, उधर 22वां है, ठीक है। फिर आगे बढ़े साथियों अपन, तो आगे आपको बता दूं साथियों में कि यहाँ पर अगला जो है आपका, तो जबलपुर और विक्रम विश्वविद्यालय दोनों को साथ में याद रखना, 1956 में आए हैं, है ना, ये दोनों 56 इंच के सीने वाले हैं, जबलपुर और अपन उज्जैन। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनेंगे। अगला ध्यान रखें दोस्तों कि रविशंकर यूनिवर्सिटी एक्ट और इंदौर यूनिवर्सिटी एक्ट और जीवाजी यूनिवर्सिटी एक्ट, साथियों तीनों जो है आपको 1963 में 63 में आए हैं, बिल्कुल याद रख लें। और इनके लेकिन क्रमांक अलग अलग दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्रमांक आप देखेंगे तो क्रमांक 13, 14 और 15। तो रविशंकर यूनिवर्सिटी एक्ट यानी कि आप देखते हैं रायपुर में है 1963 में, ये 13 क्रमांक है इसका, मतलब उस साल का कौन सा क्रमांक वाला अधिनियम था, तो 13वां क्रमांक वाला अधिनियम था। और 14 वाला अधिनियम इंदौर का था, और 15 वाला आपका जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है ना इसका था, ठीक है। जीवाजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ग्वालियर में, आपको पता होना चाहिए। तो ग्वालियर, इंदौर और रायपुर, ग्वालियर इंदौर आपको पता है अपने यहाँ पर जो खंडपीठ है वो ग्वालियर और इंदौर में है, तो इन दोनों का साथ में जाएगा 63 में, और एक और जो है रायपुर, तो ये हो जाएगा साथियों आप कह सकते हैं ये तीनों जो हैं ये 63 में आई है,
है, और 56 में 2 आई थी विक्रम वाली और एक और जबलपुर वाली, ठीक है, और एक जो सागर वाली 1946 में आई चुकी थी। और लास्ट में 2 और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 1968 में आया साथियों, ठीक है, क्रमांक 22 है। और भोपाल विश्वविद्यालय सबसे लास्ट में। आपको लगता है देखो देश की राजधानी अपने मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, लेकिन साथियों यहाँ पर आप उसके बाद भी आप देखेंगे सबसे बाद में आया है, पर लगता है कि ये पहले आ गया होगा, लेकिन नहीं, बाद में आया। भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम आप देखेंगे 1970 में आया है, ठीक है, और 28वां यहाँ पर आप देखेंगे क्रमांक भी इसका सबसे ज़्यादा है, 28वें क्रमांक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। तो साथियों ये कहाँ पर है, ये आप बताएंगे रीवा में। तो साथियों यहाँ पर आपको बता दूं, मैं आपको सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर विशेष है तो सरल ही है, लेकिन कई बार दोस्तों ये सरल क्वेश्चन भी अपने को दिक्कत में ला सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो याद रखेंगे कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, ठीक है, फिर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है, ठीक है, फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय आप देखेंगे रायपुर में है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है, और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। और साथियों इसके अंतर्गत जो है प्रादेशिक अधिकार जो दे रखे हैं, है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके प्रादेशिक अधिकार जो है साथियों वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए भोपाल के अंतर्गत भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आते हैं। और कहीं कहीं पर आप पहले उस हिसाब से देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर रखी है, तो वो थोड़ा ध्यान से देख लेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और आप जरूर साथियों, क्योंकि ये 7-8 घंटे की मेहनत है, ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको चाहिए कि और भी यूनिट के, और तो साथियों मैं आपको बता दूं लगभग क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे, ठीक है, लगभग क्वेश्चन आप पूरी कोशिश रहेगी कि इसी में से आ जाएंगे। इसलिए आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने अधिक से अधिक जो दोस्त हैं उन तक ये पहुँचाए वीडियो, क्योंकि जब आप अगर सभी का साथ रहा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारी मेहनत लग रही है इसमें, पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे, समय नहीं मिलता आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं पैसा बिल्कुल भी नहीं लूँगा आपसे पुनः बता रहा हूँ, आपकी जो ये पूरा निःशुल्क किया जाएगा। अगर आपने अगर साथ दिया तो मैं आपकी सभी यूनिट का इसी प्रकार से अच्छा वीडियो ला दूंगा, ताकि उसी में से आपके जो है क्वेश्चन बैठ जाएगा। लेकिन उसके लिए साथियों आपका जो है यहाँ हेल्प की आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप सपोर्ट इस रूप में कर सकते हैं कि आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है साथियों। तो अगर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।